और आइए अब जानते हैं इस वक्त की सभी खबरें एक एक मिनट में। सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर बरसते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने इसे देश की छवि खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। पेगासस के सॉफ्टवेयर के संबंध में विगत 2 दिनों से विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। तो जासूसी कांड को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। सीएम ने कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सनसनीखेज चीजें परोसी गई। ये कोरोना काल में विपक्ष की नकारात्मक राजनीति है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमें पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस जानबूझकर नकारात्मक माहौल बनाती है, जबकि सच्चाई ये है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। कांग्रेस को अपने खिसकते जनाधार की चिंता नहीं। कांग्रेस सब जगह खत्म हो रही है, लेकिन उन्हें अपनी नहीं हमारी चिंता है। कोरोना जैसी बीमारी 100 साल बाद आई। पहले लोग बीमारी और भुखमरी से ज्यादा मरते थे। हम मानवता और कर्तव्य भावना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन नहीं लगना चिंता का विषय है। बता दें कि कोविड-19 के चलते संसद के पिछले सत्र में भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हो पाई थी। लंबे समय के बाद हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्री परिषद के लगभग सभी सदस्य, भाजपा सांसद और अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। सपा सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सीतापुर जेल से वापस लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे। आजम खान का ऑक्सीजन स्तर गिरकर 88 पर आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर से जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आजम खान को फर्जी मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। और वो स्वस्थ हैं और जितना भी अच्छा इलाज हो सकता है वो यहाँ उनको उपलब्ध कराया जाएगा और हम सब चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों। और वहीं हमें ये भी भरोसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको झूठे मुकदमों में फंसाया है, जितनी भी परेशानी आ सकती थी उन परेशानी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में किया है। आपको बता दें कि आजम खान हाल ही में कोविड-19 से ठीक हुए थे और कई दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह ही अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। लेकिन सोमवार सुबह उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। उन्हें देखने के लिए जिला अस्पताल की एक टीम गई थी, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्हें एक बार फिर से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए 151 बुद्धिजीवियों ने खुला पत्र लिखा है। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में लिखे गए पत्र में सरकार के काम की तारीफ की गई। इन लोगों ने अपने पत्र में कुछ पुरानी ब्यूरोक्रेट्स और चुनिंदा सिविल सोसाइटी के लोगों पर सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। लेटर में पिछली समाजवादी सरकार के काम की तुलना योगी सरकार के काम से की गई और आंकड़ों के साथ बताया गया है कि योगी सरकार पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है। इन पूर्व नौकरशाहों ने एक कुत्सित प्रयास किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा फोरम ऑफ कंसर्न सिटीजन, जिसके 151 सदस्यों ने आदरणीय श्री योगेंद्र नारायण, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, सचिव राज्यसभा की अध्यक्षता में एक पत्र निर्गत किया है सार्वजनिक, जिसमें सत्यता के आधार के ऊपर जनता को भली भांति न केवल सूचित किया है, अपितु जो तथ्य हैं उनको प्रस्तुत किया है। योगी के समर्थन में पत्र लिखने वालों में सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली, गुजरात के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस SM सोनी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश सक्सेना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज SBS राठौर और कालीकट यूनिवर्सिटी के पूर्व VC मोहम्मद अब्दुल सलाम सहित 151 बुद्धिजीवी शामिल हैं। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कल हुई पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने देर रात कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। राज कुंद्रा की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो आरोप काफ़ी ज़्यादा गंभीर और संगीन है। जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उनके ऊपर लगाए गए कि पोर्नोग्राफी की जो कंटेंट है, जो पोर्नोग्राफी जो इंडस्ट्रीज है जो मुंबई में बनाती थी, वो उनके इशारे पे ही पूरी कंटेंट बनते थे। और मुंबई के आउटस्कर्ट इलाका जो मलाड मड इलाके में, वहाँ पर
किसी प्राइवेट रिसोर्ट पर इन पोर्नोग्राफी को वीडियो को शूट किया जाता था। शूट करने के बाद उसका प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन मुंबई में होता था। उसके बाद जो फाइनल वीडियो होता था उसे यूके के लंदन में भेजा जाता था और लंदन में बैठा दूसरा आरोपी इसे बाकायदा सोशल मीडिया, जो पोर्नोग्राफी वेबसाइट है, जो पोर्नोग्राफी ऐप है, उस पर अपलोड करता था। इस केस में राज कुंद्रा के बाद रेयान जॉन नाम के एक और शख्स की गिरफ्तारी नवी मुंबई से की गई है। इस मामले में राज कुंद्रा समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कानपुर में आतंकियों के हमदर्दों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आतंकियों से संपर्क रखने वालों की पहचान कर ली गई है। एटीएस ने कानपुर में ऐसे 40 युवकों की पहचान की है। इनके ऊपर अलकायदा के संपर्क में रहने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों से भी इन लोगों की बात होती थी। उस मोबाइल से 5 आतंकियों के कॉल डिटेल निकालने के बाद एटीएस को पता चला कि कानपुर का भी सीधा कनेक्शन है। कानपुर के 40 लोगों से उनकी लगातार बात हुई, जिसमें 23 लोगों से पहले पूछताछ हुई, फिर 4 लोगों से, यानी पहले 27 लोगों से पूछताछ करके एटीएस ने उसकी पुष्टि की कानपुर में। अब 13 लोगों की एटीएस को तलाश है। इस वक्त मैं कानपुर के जिस जगह खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं इन्हीं इलाकों में एटीएस छापेमारी कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो कानपुर के 6 से ज़्यादा ठिकानों पर यहाँ छापेमारी चल रही है, जिसमें उन 13 लोगों की अब तलाश है। 27 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन 13 संदिग्ध परिवार सहित छापेमारी के बाद से लापता हैं, जिनकी तलाश में एटीएस कानपुर के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी अलकायदा के संपर्क में थे। कोरोना के थर्ड वेव को लेकर सरकार और डॉक्टर लगातार खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। कानपुर के हेल्थ अस्पताल के ओपीडी में कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ओपीडी में इस तरह से घूमने वाले लोगों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। साफ सफाई का आलम यह है कि गंदगी के बीच अस्पताल में घुसना पड़ रहा है। मगर कानपुर के हेल्थ अस्पताल में नज़ारा कुछ ही और ही देखने को मिल रहा है। आप सब देख सकते हैं, जिस वक्त में कानपुर के जिस हेल्थ अस्पताल में, वहाँ का पहले दृश्य देखिए, गंदगी के कैसे अंबार बना है। ये अस्पताल कहा जाता है जहाँ रोज़ ओपीडी में मरीजों की संख्या देखने को मिलती है। पहले तो भीड़ का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। कईयों के चेहरे में मास्क नहीं है और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ लोग ध्यान रख रहे हैं और ना ही मास्क का, यानी लोग अपनी ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज के लिए, क्योंकि इनमें से यदि कोई भी एक कोरोना ग्रस्त हुआ। एम्स और पीजीआई ने तीसरी लहर को लेकर अंदेशा जाहिर कर दिया है, लेकिन कानपुर के हेल्थ अस्पताल पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हेल्थ में घूम रहे हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बरेली के किला थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सागर नाम के लड़के की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने 112 नंबर डालकर पुलिस को सूचना दी कि उनके पड़ोस के खाली प्लॉट में एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने जब शव की शिनाख्त की तो पता चला कि यह शव पड़ोस के ही रहने वाले सागर का है। एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने कहा कि हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस कई बिंदुओं पर जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस को मौके से 2 चाकू मिले हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करेगी। सभी पहलुओं पर हम इस पर देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि हत्या के पीछे कारण क्या है। मौके से काला कत्ल के रूप में 2 चाकू बरामद हुआ है। मृतक के गर्दन, पीठ एवं शरीर के अन्य हिस्सों पे चाकू के कट के निशान हैं, जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि इसी से इनकी मृत्यु हुई है। इसके सभी पहलुओं पर हम जाँच कर रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कल रात 9:30 बजे सागर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। मृत सागर की उम्र 22 साल थी। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। आइए डालते हैं और खबरों पर नजर 1 मिनट में। चंदौली में एक अपार्टमेंट के सामने खाली जगह पर युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। युवक की हत्या सिर कुचलकर की गई थी। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम ने मौके का जायजा लिया। युवक की जेब से कुछ पर्चे मिले हैं, जिस पर कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ है। अभी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। जो इसकी मृत्यु हुई है उसमें सिर पर कुछ चोटें हैं। अभी शव को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। किस तरह से हत्या की गई होगी, इस बारे में कुछ देख के पता चल पाया? बाकी तो पोस्टमार्टम से कारणों का पता चलेगा।
पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के डांडी इलाके का है, जहां एक नामी अपार्टमेंट के सामने खाली पड़े प्लॉट पर युवक की हत्या की गई। ये केस पूरी तरह से ब्लाइंड नजर आ रहा है। इसका खुलासा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मामले पर कुछ बोल सकेंगे। शाहजहांपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों बदमाश पूरनपुर रोड की ओर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पहले बदमाशों ने सेल्समैन अजय पाल से बातचीत की और फिर पीछे बैठे बदमाश ने गोली मार दी। 3 बदमाश वहां आए थे जिन्होंने तेल भरवाया और उसी ने पीछे से जो बदमाश था उसने उसको गोली मार दी, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। कोई प्रथम दृष्टया परिवार वालों से बातचीत से कोई रंजिश इत्यादि की बात नहीं आ रही है, लेकिन कुछ और तथ्य प्रकाश में आए हैं जिस पर लीड्स मिली हैं, जिस पे हमारी कार्रवाई चल रही है। पूरा मामला थाना कुठार के मुरादपुर के पेट्रोल पंप का है, जहां सुबह 6:30 बजे जब बढ़िया का रहने वाला अजय पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचने का काम कर रहा था, उसी समय पूरनपुर रोड से आए 3 बाइक सवारों ने पहले अजय पाल से बातचीत की। बाद में बाइक सवार बदमाशों में से पीछे से बैठे एक बदमाश ने अजय पर गोली चला दी, जिसके चलते अजय पाल की मौके पर ही मौत हुई। वही घर वालों ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है। और बिहार के गोपालगंज में कोरोना के टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल की गई है। यहां पर एक केंद्र पर टीका लेने के बाद गुलाब का फूल दिया जा रहा है, ताकि लोग भी प्रोत्साहित हों और दूसरों को भी टीका लगाने के लिए जागरूक करें। टीके की डोज पर मिल रहा रोज। टीका लगवाइए, गुलाब पाइए। मत बनिए फूल, टीका है कूल। ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है टीका 100% सुरक्षित है। इसलिए न सिर्फ खुद लगवाएं, बल्कि दूसरों को भी टीका केंद्र तक लाएं। गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीके को लेकर अभी भी कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं। कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की इसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। रात में ही मैंने बुक किया, फिर इस टाइम मैंने बहुत अच्छा फील हो रहा है। बी सेफ। तो लोगों का रिकमेंड करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे। अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और वो दूसरों को भी टीके के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। पीला टोकन है, ये पीला टोकन है, इसमें नंबर भी लिखा हुआ है। साथ साथ में ये पुरुष के लिए और दूसरा टोकन है मेरे पास, ये महिलाओं के लिए है ये टोकन। और इस संबंध में लोगों को परेशानी नहीं होती है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है। ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। इसलिए जिनको ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है, देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरों को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।